देहरादून में नीति आयोग की ओर से किया गया कार्यशाला का आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी सहित कई कैबिनेट मंत्रियों ने लिया हिस्सा। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का पहला सत्र की कल से होगी शुरुआत। राज्यपाल गुरमीत सिंह के अभिभाषण के साथ के बाद शुरू होगी सत्र की कार्यवाही। विधानसभा सत्र के दौरान सदन में मोबाइल के इस्तेमाल पर लगी रोक। विधानसभा में किसी भी प्रकार के विवाद से बचने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने जारी किए निर्देश। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र से पहले होगी बीजेपी विधानमंडल दल की कार्य मंत्रणा। बैठक में सदन के संचालक को लेकर की जाएगी चर्चा। उत्तराखंड में भू कानून का दुरुपयोग करने वालों पर लगेगी लगाम। नए भू कानून में नए प्रावधान लाने की तैयारी कर रही है सरकार। वर्तमान कानून में संशोधन कर विधेयक को दिया जा रहा है अंतिम रूप। लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने लिया बड़ा फैसला। प्रदेश में अतिरिक्त साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोले जाने को लेकर प्रशासन के सामने रखा प्रस्ताव। नशे पर रोकथाम को लेकर सतर्क सरकार। रुद्रपुर में एक नशा तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जांच में 2 किलो से ज्यादा चरस बरामद। उत्तराखंड के आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा को शीतकाल में और भी ज्यादा सुगम और आकर्षक बनाने की तैयारी। आदि कैलाश में जल्द शुरू की जाएगी हेली सेवा। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र के चलते नहीं होगी बोर्ड परीक्षा। देने वाले छात्रों को परेशानी। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने दिए संबंधित विभागों को सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश। देहरादून में अनाथ, असहाय और गरीब लड़कियों की मदद के लिए सामने आई सरकार। प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा के तहत लड़कियों को दी जाएगी उच्च शिक्षा और कौशल विकास के लिए आर्थिक मदद। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। देहरादून में नीति आयोग की तरफ से कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी सहित कई कैबिनेट मंत्रियों ने हिस्सा लिया, जहां सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया गया है। इस दौरान सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया है, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान कोसी अल्मोड़ा के संयुक्त प्रयासों से उत्तराखंड में इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में जहां एक ओर भारतीय हिमालय क्षेत्र में जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के प्रयासों को बल मिलेगा, वहीं जलवायु परिवर्तन की जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए भी नई नई कार्य योजनाएं भी तैयार की जा सकेंगी। मैं इस अति महत्वपूर्ण कार्यशाला को देवभूमि उत्तराखंड में आयोजित करने के लिए नीति आयोग को, आदरणीय सुमन बेरी जी को और विशेष रूप से आए हुए सभी हमारे विद्वान जनों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, ये हम सभी का सौभाग्य का विषय है कि देवभूमि उत्तराखंड वनों, नदियों, पर्वतों एवं विभिन्न जल धाराओं से परिपूर्ण राज्य है। और सच में अभी सतपाल महाराज जी कह रहे थे, हमारे यहाँ परंपरा रही है कि जो नौले हैं, धारे हैं, जहां भी जल स्रोत हैं, उनको पूजने की हमारे यहाँ पद्धति रही है, हमारी संस्कृति रही है। क्योंकि जल है तो जीवन है, यही हमारी संस्कृति है। इसके प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने स्प्रिंग सेट मैनेजमेंट और जलवायु संरक्षण की दिशा में प्राथमिकता से कार्य किया है। प्रदेश में पर्यावरणीय संतुलन और जैव विविधता बनाए रखने के लिए हम राज्य में इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में संतुलन बनाकर कार्य कर रहे हैं। इस दिशा में हमारे प्रयासों को देखते हुए नीति आयोग द्वारा सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में, उसके इंडेक्स में देवभूमि उत्तराखंड को पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आज उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य है जहां हमने जीडीपी की तर्ज पर
जीईपी यानी कि ग्रॉस एनवायरनमेंट इंडेक्स प्रोडक्ट का इंडेक्स तैयार कर जल, वन, भूमि और पर्वतों के पर्यावरण जो योगदान है उनका आकलन करने का भी प्रयास किया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड देश का एक वाटर टावर भी है। हमारे यहाँ लगभग 1000 ग्लेशियर पानी के अविरल स्रोत हैं। हमारे यहाँ से निकलने वाली गंगा, यमुना जैसी सदा नीरा नदियां संपूर्ण भारत और देश के खाद्य व आजीविका उसका प्रमुख आधार है, जो सभी को जल और जीवन दोनों ही देने का करने का काम करती है। इसके साथ ही हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में नौले, धारे तथा छोटी छोटी नदियां पीने के पानी तथा अन्य घरेलू जो आवश्यकताएं हैं उनकी भी पूर्ति करती है। परंतु वर्तमान में इनमें से कई नदियां और इनके स्रोत अभी उनको गंभीर पर्यावरणीय संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिससे पहाड़ों में पलायन जैसी गंभीर समस्याएं बढ़ रही हैं, जो हमारे लिए अत्यंत चिंता का विषय है। जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी संकट से जुड़ी हुई इन समस्याओं से निपटने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा जलागम विभाग बनाया गया है, जो इस संबंध में विभिन्न कार्य योजनाओं पर कार्य कर रहा है। इसके साथ ही हमने प्रदेश में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी यानी सारा का भी गठन किया है, जिसके अंतर्गत अभी तक 5500 जमीनी जलीय स्रोतों तथा 2292 सहायक नदियों का चिन्हीकरण कर उनका उपचार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार द्वारा जो हमारा लोक पर्व हरेला है उसके अवसर पर पर्यावरण संरक्षण तथा गधेरे, नौले एवं अन्य जलीय स्रोतों के संरक्षण के उद्देश्य से 2640 हेक्टेयर भूमि में पौधारोपण का अभियान भी चलाया है। वहीं दूसरी ओर आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश भर में प्रारंभ की गई अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत हमने अब तक 1092 अमृत सरोवरों का निर्माण कर लिया है, जो हमें दिए गए लक्ष्य से भी अधिक है। ये हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है कि देश भर में जलाशयों के पुनरुद्धार के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस महत्वपूर्ण योजना को लागू करने में उत्तराखंड को देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, हमारी गैर हिमानी रेनफेड कोसी नदी न केवल उत्तराखंड बल्कि उत्तर प्रदेश के भी कई क्षेत्रों में पेयजल एवं सिंचाई संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक समय ये नदी सदा नीरा होती थी, यानी कि 12 महीने उसमें जल प्रवाहित होता रहता था, परंतु आज ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप सूखने के कगार पर है। और यही स्थिति पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी गगास, सरयू की सहायक नदी गरुड़ और गोमती की भी है। इन नदियों को पुनः उनके स्वरूप में लाने में भारत सरकार द्वारा संचालित की जा रही नदी जोड़ो परियोजना मील का पत्थर साबित हो सकती है। इस सोच के साथ मैंने 8वीं राष्ट्रीय गवर्नर काउंसिल में ग्लेशियरों से निकलने वाली सदा नीरा पिंडर नदी के जल को कोसी, गगास, गोमती और गरुड़ नदियों में स्थानांतरित किए जाने का अनुरोध माननीय नीति आयोग की बैठक में किया था। यदि हम ऐसा कर पाने में सफल हुए तो बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल जिले के 625 गांवों की लगभग 2 लाख ग्रामीण जनसंख्या को सीधे तौर पर पेयजल और सिंचाई हेतु जल उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही गरुड़, कौसानी, द्वाराहाट, रानीखेत और अल्मोड़ा नगर की जो पेयजल आपूर्ति बेहतर हो सकेगी, क्योंकि इन नगरों की पंपिंग योजनाएं इन्हीं नदियों पर निर्भर है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये कार्यशाला ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक जल स्रोतों के वैज्ञानिक पुनर्जीवीकरण के दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण पहल साबित होगी। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर से मैं इस कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले देश के विभिन्न भागों से पधारे आप सभी महानुभावों का एक बार देवभूमि उत्तराखंड में पुनः अभिनंदन करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए और विशेष रूप से सुमन बेरी जी और पूरे नीति आयोग की टीम का
फिर से एक बार आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मार्गदर्शन और प्रेरणादायक शब्दों के लिए बहुत। तो आप सुन रहे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी को, जहां पर सीएम ने नीति आयोग कार्यशाला का आयोजन किया। कई बड़े चेहरे इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर संबोधित किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत यहां पर किया गया। कई बड़े चेहरे भी यहां पर इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे हैं। उन्होंने कहा इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी सहित कई कैबिनेट मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया, जहां सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया गया। और इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संबोधित भी किया। देहरादून में नीति आयोग की तरफ से कार्यशाला का ये आयोजन था। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का पहला सत्र कल से शुरू हो रहा है, जिसको लेकर कुछ नियम तय किए गए। विधानसभा सत्र के दौरान सदन में मोबाइल के उपयोग की इजाजत न किए जाने के आदेश दिए गए हैं, जिसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने स्पष्ट आदेश दिए हैं। ऋतु खंडूरी ने कहा कि विधानसभा सत्र की सुरक्षा को देखते हुए सदन के भीतर किसी भी मोबाइल फोन के उपयोग की इजाजत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अगर सवालों के जवाब देने के लिए मोबाइल फोन का उपयोग जरूरी है तो संबंधित को सदन से बाहर आकर बात करनी होगी। पहले विधानसभा सत्र के दौरान कई लोगों ने मोबाइल का उपयोग सदन के भीतर किया, जिसको लेकर खड़ा विरोध देखने को मिला था। सत्र के दौरान अशांति को लेकर ये बयान सामने आया। विधानसभा सत्र की कल से शुरुआत होने जा रही है, जहां पर सत्र के दौरान अशांति से बचाव को लेकर फैसला लिया गया है और मोबाइल के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा। सत्र में कड़े कानून और नियम लागू किए जाएंगे। विधानसभा सत्र की शुरुआत कल से होने जा रही है, जिसको लेकर विधानसभा सत्र के दौरान पिछली बार कई लोगों ने मोबाइल का उपयोग सदन के भीतर किया था, जिसको लेकर अब खड़ा विरोध भी हमें देखने को मिल रहा है। इसलिए कि मैंने फिर से सीएस मैडम थी, उनको साफ तौर पर इस बात को कहा है कि सदन में मोबाइल नहीं चलेंगे। अगर कोई इमरजेंसी है या कुछ सवाल का जवाब या कुछ इस तरह की बात होती है तो सदन से आप बाहर निकलेंगे और बाहर आप उसके बाद अपने मोबाइल को यूज कर पाएंगे। सदन के अंदर बिल्कुल भी मोबाइल का यूज वर्जित है, यह आज मैंने सीएस मैडम को बोल दिया है। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। सत्र के पहले दिन सदन की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में तय होगा कि बजट किस दिन पेश किया जाएगा। राज्यपाल गुरमीत सिंह के अभिभाषण के बाद भाजपा विधानमंडल दल की कल बैठक होगी। बैठक में सदन के संचालक को लेकर चर्चा की जाएगी। बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और सभी विधायक शामिल होंगे। इसके साथ ही उन्होंने सभी विधायकों से निवेदन किया है कि वे विधानमंडल की बैठक में शामिल हों। उसमें भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल की बैठक के बारे में निर्णय लिया गया है कि जो कल माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा विधानसभा के अंदर, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल की बैठक होगी। मैं सभी माननीय विधायकों से जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उनसे आग्रह कर रहा हूँ कि जो जैसे ही माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण खत्म होगा तत्काल बाद फिर हम लोग उस बैठक में सम्मिलित हों, क्योंकि उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय संगठन मंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जिसे सबसे आग्रह कर रहा हूँ। जो आज तक की परंपरा रही है, चूँकि इस वर्ष का ये पहला सत्र है, तो माननीय राज्यपाल जी का पहले दिन अभिभाषण होगा और दूसरे दिन फिर उस पर चर्चा होगी। हालांकि ये सब बातें कार्य मंत्रणा समिति में बैठ के तय होती हैं, लेकिन एक परंपरानुसार मैंने आपको ये बताया। और बजट किस दिन पेश होगा ये भी हम कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में ही तय करते हैं। लेकिन जो परंपरा रही है कि ये इस पहले दिन अभिभाषण, फिर उस पर चर्चा के बाद कार्य मंत्रणा समिति में जो निर्णय होगा उसमें फिर हम बजट इस वर्ष का प्रस्तुत करें। राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत की जाएगी। कल से विधानसभा का बजट शुरुआत होगा। राज्यपाल के अभिभाषण से विधानसभा के बजट की कल शुरुआत होने जा रही है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक का यहां पर आयोजन किया जाएगा और कल से विधानसभा के बजट की शुरुआत होगी। कई अहम फैसले, क्या बजट यहां पर रहता है, इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। राज्यपाल इस बजट को लेकर अभिभाषण करेंगे।
उत्तराखंड में भू कानून का दुरुपयोग करने वालों की अब खैर नहीं है। सरकार नए भू कानून में नए प्रावधान ला रही है। वर्तमान कानून में संशोधन कर विधेयक को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 18 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में इसे कैबिनेट की मंजूरी के साथ सदन में पेश किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद इस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। मामले को लेकर प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश की धामी सरकार जनता के हित के लिए कई कड़े और बड़े फैसले ले रही है। इसी तरह से प्रदेश में जल्द ही सख्त भू कानून लागू किया जाएगा, जिससे उत्तराखंड की जमीनों को खुर्द-बुर्द करने वाले लोगों पर शिकंजा कस सके। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी प्रदेश के लिए जो सबसे बेहतर हो सकता है उन कार्यों को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। और जैसा हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि प्रदेश की जनता के हित के लिए और प्रदेश के हित के लिए जो सबसे अच्छा और सबसे बेहतर भू कानून होगा उसको प्रदेश के अंदर लागू किया जाएगा। और निश्चित रूप से जो अभी बजट सत्र आयोजित होने वाला है उसमें प्रदेश के अंदर कड़ा भू कानून लाया जाएगा और लागू किया जाएगा। तो उत्तराखंड में भू कानून का सख्त क्रियान्वयन लाया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कड़ा कदम है, भू कानून में बदलाव लाया जाएगा। उत्तराखंड की भूमि सुरक्षा के लिए ये एक सख्त कानून। धामी सरकार का बड़ा फैसला, भू कानून में सुधार होगा। भूमि लूट रोकने के लिए सख्त भू कानून लाया जाएगा और उसमें बदलाव भी किया जाएगा। भूमि सुरक्षा के लिए ये बहुत जरूरी है, सख्त कानून लाना, भू कानून में बदलाव होना। लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश में जल्द ही 2 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन और खोले जाएंगे। इसके लिए उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। एसएसपी एसटीएफ नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि अभी देहरादून और ऊधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है। इसके अलावा अब हरिद्वार और नैनीताल में भी जल्द ही साइबर पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि देहरादून और रुद्रपुर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में 25 अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। 4 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन होने से साइबर अपराध की घटनाओं पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो सकेगी। तो उत्तराखंड में अब हरिद्वार और नैनीताल में साइबर क्राइम के लिए स्टेशन खोले जाएंगे। उत्तराखंड में अब क्राइम का कोई काम नहीं होगा और जो साइबर क्राइम के अपराध सामने आते हैं, जो मामले सामने आते हैं, अब उन पर शिकंजा कसा जाएगा। हरिद्वार और नैनीताल में अब साइबर क्राइम स्टेशन खोले जाएंगे। एसटीएफ ने शासन को इसको लेकर प्रस्ताव भी भेज दिया है कि प्रदेश में अब अतिरिक्त थाने खोलने की आवश्यकता है और हरिद्वार और नैनीताल को सुनिश्चित किया गया है कि हरिद्वार और नैनीताल में अब साइबर क्राइम स्टेशन अतिरिक्त खोले जाएं। देखिए, वर्तमान में प्रदेश में 2 साइबर थाने कार्यरत हैं, जिसमें एक गढ़वाल परिक्षेत्र को जो देहरादून में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है वो देखता है और कुमाऊं में पंतनगर ऊधम सिंह नगर में स्थित जो हमारा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है वो कुमाऊं परिक्षेत्र के प्रकरण देखता है। अभी वर्तमान में जो एसओपी है उसमें 20 लाख के ऊपर के जो साइबर क्राइम के जो प्रकरण हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन द्वारा की जाती है। चूँकि विगत कुछ वर्षों से साइबर क्राइम बढ़ा है और अपराधों की तुलना में, तो इसलिए 2 नए थानों का प्रस्ताव जो है बनाकर भेजा गया है और निकट भविष्य में ये खुल जाएंगे। और इसमें फिर जो गढ़वाल परिक्षेत्र है इसमें देहरादून, उत्तरकाशी और टिहरी यहाँ के जो प्रकरण हैं वो देहरादून थाना देखेगा और जो पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और हरिद्वार के प्रकरण हैं वो हरिद्वार का सीसीपीएस है वो देखेगा। इसी प्रकार कुमाऊं में भी जनपदों का विभाजन होगा। इसमें 20 लाख के ऊपर के प्रकरणों की विवेचनाएं ये थाने करेंगे और इसके अतिरिक्त कोई भी साइबर क्राइम आता है 20 लाख से नीचे का आता है तो संबंधित जनपद को भेजा जाएगा और जनपदों को जो असिस्टेंस साइबर क्राइम में टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में दिया जाना है वो इन थानों द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा।
और बात करेंगे बड़ी खबर की। नशे पर रोकथाम को लेकर अब सरकार सतर्क नजर आ रही है। लगातार तस्करों पर नकेल कसी जा रही है। रुद्रपुर में एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। जांच में 2 किलो से ज्यादा चरस बरामद हुआ है। बरामद चरस की कीमत 4 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। चरस के साथ फोन और कैश भी बरामद हुआ है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जांच में 2 किलो से ज्यादा चरस बरामद हुई है। बरामद चरस की कीमत 4 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। चरस के साथ फोन और कैश भी बरामद किया गया है। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और नशा तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सरकार अब नशा तस्करों के खिलाफ सतर्क नजर आ रही है। तस्करों पर लगातार नकेल कसी जा रही है। रुद्रपुर में एक नशा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। जांच में 2 किलो से ज्यादा चरस बरामद हुआ है और बरामद चरस की कीमत 4 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। चरस के साथ फोन भी बरामद हुआ है और कैश भी बरामद हुआ है। तो चरस के साथ फोन और कैश बरामद हुआ है। नशा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। जांच में 2 किलो से ज्यादा चरस बरामद किया गया है। तो नशा तस्करों के खिलाफ लगातार सरकार सतर्क है और इसको लेकर एक्शन लेती हुई भी नजर आ रही है। लगातार तस्करों की गिरफ्तारी के मामले भी बढ़ने लगे हैं। लगातार गिरफ्तारी हो रही है और ये खबर जो निकलकर सामने आई है, जहां पर नशा तस्कर की गिरफ्तारी हुई है। रुद्रपुर में एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। 4 लाख से ज्यादा चरस के साथ फोन और कैश को बरामद किया गया है। तो नशे पर रोकथाम को लेकर सरकार सतर्क नजर आ रही है। लगातार तस्करों पर नकेल कसी जा रही है। जिस तरीके से नशा तस्करों को लेकर लगातार मामले सामने आ रहे हैं, इसको लेकर सरकार अब सख्त है और कई कड़े कदम उठाती हुई नजर आ रही है। लगातार निगरानी नशा तस्करों पर रखी जा रही है। लगातार इसको लेकर अभियान भी सरकार की तरफ से लगातार चलते आ रहे हैं और जिसको देखते हुए रुद्रपुर से खबर सामने आती है। रुद्रपुर में नशा तस्कर को गिरफ्तार किया जा रहा है। लगातार तस्करों पर नकेल कसी जा रही है। 4 लाख से ज्यादा चरस के साथ फोन और कैश यहां पर तस्कर के पास से बरामद किया गया है और 2 किलो से ज्यादा चरस तस्कर के पास से बरामद किया गया है। हालांकि पुलिस ने अभी तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। अब आगे की कार्रवाई पुलिस करती हुई नजर आएगी। नशा तस्कर से पूछताछ की जाएगी। आगे जो पूरा मामला है उसमें क्या कुछ खुलासा होता है और कब से नशा तस्कर। ये रूटीन में जो हम चेकिंग करते हैं हमारी पुलिस के द्वारा की जाती है, तो उसमें एक स्कूटी सवार से चेकिंग पे ये 2 किलो से कुछ ज़्यादा चरस बरामद हुई है और ये व्यक्ति हल्द्वानी का रहने वाला है और इस पे मुकदमा कायम कर दिया गया है और इस पे अभी और कार्रवाई चल रही है कि इसमें और कौन। उत्तराखंड सरकार ने पिथौरागढ़ के प्रसिद्ध आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा को शीतकाल में भी सुगम और आकर्षक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पहली बार शीतकालीन हेली सेवा का संचालन शुरू किया जाएगा। यह सेवा रुद्राक्ष एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के जरिए MI-17 हेलीकॉप्टर के माध्यम से नवंबर में शुरू होगी। इसको लेकर पर्यटन सचिव सचिन कुरवेने ने बताया कि सरकार ने सेवा को मंजूरी देकर उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय रोजगार सृजन का रास्ता खोला है। गौरतलब है कि साल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा की थी, जिसके बाद इस धार्मिक और पर्यटन स्थल को व्यापक पहचान मिली है। इस यात्रा को तीर्थयात्रियों के लिए अधिक आकर्षक बनाने के लिए पर्यटन विभाग ने 5 से 6 दिनों का विशेष यात्रा पैकेज भी लॉन्च किया था। हेली सेवा की शुरुआत से न केवल कठिन पर्वतीय क्षेत्रों में आवाजाही आसान होगी, बल्कि सर्दियों के मौसम में भी श्रद्धालु और पर्यटक इन पवित्र स्थलों का दर्शन कर सकेंगे। यह कदम राज्य के पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के दृष्टिकोण से एक सराहनीय प्रयास है। आदि कैलाश ओम पर्वत, इसके संदर्भ में ये यात्रा तो पहले से भी चलती आई है, लेकिन इसको एक हाई एंड का प्रोडक्ट बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से पिछले साल से हमने इसको एरियल सर्विस भी इसमें शुरू कराई है। अगर हम आंकड़ों की तरफ देखें तो 2022 के बाद आदि कैलाश ओम पर्वत की जो यात्रा है, आदि कैलाश यात्रा जिसे कहा जाता है, इसमें ऑलमोस्ट बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन विगत साल में ये बढ़ोतरी 3 गुना देखी गई है। तो एरियल के माध्यम से, एरियल दर्शन के माध्यम से, और पिछले नवंबर दिसंबर में हमने कैलाश के दर्शन फ्रॉम इंडियन सॉइल ये भी हमने कराया था।
तो इसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। और उसी के मद्देनज़र जो अभी कल की कैबिनेट में जो निर्णय हुआ है कि हमने MI-18 के माध्यम से एरियल दर्शन की हमने सुविधाएं शुरू की है, जिसमें 26,000 रुपीज़ का एक काइंड ऑफ एक कैप हमने अपनी तरफ से हम वो बेयर कर रहे हैं UTD। अभी 11th आवर तक अपना कोटा बाहर नहीं निकालता जब तक उसको ज़्यादा। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, जो प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। हालांकि इसी दौरान प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं भी आयोजित की जा रही हैं, जिससे छात्रों के लिए परेशानी की संभावना बढ़ सकती है। इसे देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने संबंधित विभागों को सतर्क रहने और छात्रों की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि परीक्षा केंद्रों तक जाने वाले रूट पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि छात्रों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके साथ ही उन्होंने इस संबंध में एडवाइजरी भी जारी करने का निर्देश दिया है। देहरादून के DM सविन बंसल ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश के बाद इस मामले पर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। जिला प्रशासन ये सुनिश्चित करेगा कि छात्रों के लिए कोई बाधा ना बने और उनकी परीक्षाएं सुचारू रूप से संचालित हो सके। यह कदम छात्रों की सुविधा और उनकी परीक्षाओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, जिससे शिक्षा और प्रशासन के बीच तालमेल को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। किया जाएगा। ऑनरेबल स्पीकर मैम के भी यही डायरेक्शंस हैं कि हम कोऑर्डिनेट ऐसे करें और रूट प्लान भी ऐसे किया जाए कि बच्चों को भी असुविधा ना हो और सत्र में भी व्यवधान ना हो। स्कूल प्रिंसिपल से हम कोऑर्डिनेशन मीटिंग कर लेंगे और ये प्रयास भी किया जाएगा कि बच्चों को थोड़ा सा अर्ली स्कूल्स में रिक्वेस्ट की जाएगी कि दे शुड अराइव अर्ली टू देयर रिस्पेक्टिव स्कूल्स, जिससे जब हमारे ट्रैफिक कंजेशन का टाइम हो तो उससे पहले ही वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएं और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी एज पर मानक एंड प्रोटोकॉल इंश्योर की जाए। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।